नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। यूपी में उपचुनाव जोर पकड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सीट रही करहल में भी उपचुनाव हो रहा है। करहल से एसपी ने पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पूरा समाजवादी परिवार मैनपुरी में मौजूद था। यूपी उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट में सबसे कड़ी टक्कर। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर करहल में मिलने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव ने इस सीट से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव पर दांव लगाया है। बीजेपी भी इस सीट पर महीनों से पसीना बहा रही है, लेकिन अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। यादवों के बाद करहल में सबसे ज्यादा वोटर शाक्य समाज से है, इसीलिए बीएसपी ने करहल से अवनीश कुमार शाक्य को उतारा है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने विश्व प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। इसको लेकर एसपी कह रही है बीजेपी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, क्योंकि जो भी तेज प्रताप के सामने आएगा उसकी हार तय है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम आगे चल रहा है। सोमवार को जब तेज प्रताप नामांकन कराने पहुंचे तो जोश से भरे हुए थे। उनके साथ खुद अखिलेश, डिम्पल यादव समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। तेज प्रताप के साथ सभी नेताओं ने सबसे पहले सैफई में दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद नामांकन दाखिल किया। तेज प्रताप ने मीडिया से बात करते हुए जीत का दावा किया। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। सर, महाराष्ट्र की अभी आप गए थे, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को लेके? कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के बाद प्रत्याशी है। इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकते। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। में जो 9 सीटों के चुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस के साथ अभी किस तरह का गठबंधन, क्योंकि वो 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है और हो जाएगी, बातचीत करेंगे। पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, कैसे देख रही है? सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। प्रदेश में क्या इस बार एजेंडा रहने वाला समाजवादी पार्टी का चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रेटेजी जो पहले थी वही स्ट्रेटेजी। करहल विधानसभा सीट पर 1993 से लगातार सपा का कब्जा। तेज प्रताप के दावे में दम भी है। इसका कारण ये है कि करहल विधानसभा सीट पर साल 1993 से लगातार सपा का ही कब्जा रहा। यहाँ से 2 बार सपा के बाबूराम यादव, 4 बार सोबरन सिंह यादव और 1 बार खुद अखिलेश यादव विधायक रहे।
इस सीट का जातीय और सियासी समीकरण भी ऐसा है जो सपा को यहाँ सबसे मजबूत बनाता है। इटावा, एटा और फिरोजाबाद जैसे जिलों से घिरी करहल सीट सैफई के बेहद नजदीक है। इस पूरे इलाके में यादव परिवार का प्रभाव है और सबसे ज्यादा वोट भी यादव समाज के हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बीजेपी ने भी यहाँ अपने संगठन का विस्तार किया। पिछले 2 बार के चुनाव में बीजेपी ने सपा को सीधी टक्कर दी और दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी ने यहाँ हर बूथ पर कमेटी बनाई। इस बार भी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है और ऐसे फॉर्मूले की तलाश में है जिससे सपा के गढ़ को ढहाया जा सके। इस सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम आगे चल रहा है। हालांकि तेज प्रताप का दावा है यहाँ कोई टक्कर नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में, और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से गहरी लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है। लोग उनकी मीटिंग में नहीं जाते हैं, वोट मांगने जा नहीं पा रहे। कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता की बीच में आ सके। चलो, और करहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते। बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर। उत्तर प्रदेश में बाकी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा ठोक रही है कि वो 9 की 9 सीटें जीतने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो तब भी जाएगा, वे लोकसभा ठोक रही थी 80 की 80 जीत गए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। वो तो यहाँ भी आखिरी नहीं करें और बसपा ने भी साफ प्रत्याशी चुनाव खेला है। वो तो कोई बात नहीं, वो तो करेंगे, वो तो बीजेपी जो बताएगी तो करेंगे। तो मिल्की सीट में चुनाव को लेट होने का या चुनाव घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है? नहीं, वो तो कानूनन नहीं हो सकता, उसमें कोई साजिश नहीं। बसपा इस बार उपचुनाव लड़ रही है, बसपा इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, उससे क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी को दिखा चुनाव लड़ने का, वो भी लड़ रही, लोकसभा भी लड़ रही। करहल का जातीय समीकरण। करहल सीट की बात करें तो यहाँ यादव वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। करहल में कुल वोटरों की संख्या 3,75,000 है। इनमें सबसे ज्यादा 1,30,000 यादव, 60,000 अनुसूचित जाति, 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 बघेल, 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 वैश्य वोटर है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने करहल सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बसपा ने अवनीश कुमार शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यादव मतदाताओं के बाद शाक्य मतदाता यहाँ दूसरे नंबर पर है। इसीलिए मायावती ने शाक्य चेहरे को मैदान में उतारा है। पत्रकारों से वार्ता में बीएसपी के पश्चिमी यूपी प्रभारी और पूर्व एमएलसी नौशाद अली और आगरा मंडल प्रभारी गोरीलाल जाटव ने डॉक्टर अवनीश कुमार शाक्य के नाम की बतौर प्रत्याशी घोषणा की। मूल रूप से भोगाम विधानसभा क्षेत्र के गांव मानिकपुर निवासी डॉक्टर अवनीश पेशे से डॉक्टर है और आवास विकास कॉलोनी में क्लिनिक चलाते हैं। वे साल 2018 से लगातार विधानसभा क्षेत्र भोगाम के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यूपी की दलित राजनीति में बीएसपी के मुकाबले उतर रही आजाद समाज पार्टी ने विश्व प्रताप सिंह को उतारा। दोनों ही दल यूपी के दलित और पिछड़े समाज के वोटों पर दावेदारी कर रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने उतारा था, लेकिन इस सीट पर उनकी हार हुई थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने करहल सीट के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन देखना है पार्टी किसे यहां पर टिकट देगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है।
इसके लिए सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान सामने आया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का एनडीए पर तीखा वार। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीएसी की बैठक से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, हम कल पहली सूची घोषित करेंगे। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़ है। हम तीनों कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए हम आज रात मुंबई जाएंगे। वहां हम अपने सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे और कल सूची घोषित करेंगे। यही हमारी योजना है। इसके बाद नाना पटोले ने कहा कि हमने आज 96 सीटों पर चर्चा की। चर्चा में कुछ सीटें हैं, लेकिन हमने उन पर बात नहीं की। हम 22 अक्टूबर को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे। जहां तक 30 से 40 सीटों पर बंटवारे की समस्या है, तो हम इसका रास्ता निकालेंगे। आज नहीं, कल हम लोग लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। कल कई मीटिंग्स कैंसिल हुई शिवसेना के साथ, ये कहा जा रहा है मतभेद है कांग्रेस का। 40 सीटों में अभी भी है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों के, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। देखो, हमने 96 सीटों पे अभी आज डिस्कशन किया है और हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो हमारी जगह है अभी भी डिस्कशन में है, उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है। और कल हम लोग दिल्ली जाकर, बम्बई जाकर, वहाँ पर हम लोग शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है, उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। जो खबर आ रही है ये किसने दी है, बीजेपी ने या कांग्रेस के नेता ने? संजय राउत। अरे भाजपा अपने डर के वजह से इस तरह की कहानी बना रही है। जैसे संजय राउत ने भी कहा कि ये पतंगबाजी करने का काम जो बीजेपी कर रही है वो बराबर है, वास्तविकता है। कुछ अल्पसंख्यक वोट शेयर वाली सीटों पर उद्धव ठाकरे क्लेम कर रहे हैं, जहाँ पे नेतृत्व कांग्रेस का चल रहा है, उस पर किस तरीके का मुद्दा आपका बनेगा? वही है, तो जो सीटों का है तो सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। एमवीए से सपा ने मांगी 12 सीटें, 5 पर उतारे प्रत्याशी। वही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की मांग की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को धुले विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एमवीए से 12 सीटें मांगी है। सीटों की डिटेल भी उन्हें भेज दी गई है। इससे पहले सपा ने शुक्रवार को शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से मौजूदा विधायक रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव मध्य से शाने हिंद को प्रत्याशी बनाया था। सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कहा, हमने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की ताकि महाविकास अघाड़ी को पता चले कि हम यहाँ पर मजबूत है, वरना वे बैठक में बताएंगे कि आपका प्रत्याशी मजबूत नहीं है। सहमति बनाने के लिए सक्रिय हुए शरद पवार। वहीं सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में गतिरोध के बीच सहयोगी दलों कांग्रेस और शिवसेना ने एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और इस पर चर्चा की गई। एमवीए सूत्रों की माने तो आम सहमति बनने के बाद 1 या 2 दिन में सीट बंटवारे पर समझौता हो जाने की संभावना है। शरद पवार से मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में कांग्रेस नेता नसीम खान, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे,
संजय राउत, अनिल परब और एनसीपी एससीपी के अनिल देशमुख ने उनसे मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली में है। उन्होंने कहा एमवी सहयोगियों के बीच बातचीत 10 से 12 सीटों पर केंद्रित है ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सी पार्टी बेहतर प्रत्याशी दे सकती है। नसीम खान ने बताया कि शेष 10% सीट पर आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी है। उन्होंने कहा चूंकि शरद पवार एमए के सूत्रधार है, इसीलिए हमने आज उनसे मुलाकात की और बातचीत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महायुति को बताया किसान विरोधी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार को किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में राज्य की सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राज्य की सरकार किसान विरोधी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 20,000 किसानों ने आत्महत्या की। आरोप लगाया कि सरकार ने खेती की फंडिंग में भारी कटौती की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में कहा कि सरकार के 20,000 करोड़ रुपए के वोटर ग्रिड का वादा झूठा निकला और महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का वादा एक जुमला साबित हुआ। खड़गे ने आरोप लगाया अन्नदाता को मुआवजा देने से सरकार ने इनकार कर दिया। साथ ही सरकार पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा बीमा कंपनियों पर 8,000 करोड़ की बौछार किया गया है। डबल इंजन सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर खड़गे ने कहा निर्यात प्रतिबंध और अत्यधिक निर्यात शुल्क से प्याज और सोयाबीन किसानों पर बोझ पर पड़ रहा है। किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कपास और गन्ने के उत्पादन में जबरदस्त गिरावट से किसान बेहाल है। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा महाराष्ट्र ने तय किया है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार को सत्ता से हटाना है। सरकार के हटने के बाद ही किसानों का भला होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मसलन सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा शामिल है। वहीं विपक्षी एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पिछले मंगलवार को की थी। राज्य की 228 सीटों पर एक ही फेज में मतदान होंगे और इसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। शहीद दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नेशनल पुलिस मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से किबुथु तक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका ने भी शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि पिछले साल 216 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। वहीं आजादी के बाद से अब तक 36,468 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2018 में पुलिस कर्मियों के सम्मान में पुलिस मेमोरियल बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद दिवस 2018 पर चाणक्यपुरी नई दिल्ली में यह नेशनल पुलिस मेमोरियल को शहीदों के सम्मान में समर्पित किया था। मेमोरियल पुलिस बलों को राष्ट्रीय पहचान, गौरव और इतिहास की पहचान है। मेमोरियल 30 फुट ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति है। इसमें वीरता की दीवार और एक म्यूजियम भी शामिल है। बता दें कि एनपीएम सोमवार को छोड़कर बाकी दिन खुला रहता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हर शनिवार और रविवार को शाम में दिन ढलने से एक घंटा पहले यहाँ परेड करते हैं। जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। शहीद दिवस पर जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला। यही जवान हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। -50 से 50 डिग्री तापमान में सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिजनों को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर
अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिसजन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारी जाबाज पुलिस कर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा और दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथु तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आज हम देश के समस्त शहीद पुलिस जन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रतिम कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 2 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिसजन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता रहेगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस को दिया 100 करोड़ का तोहफा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं की। कहा कि पुलिसकर्मी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके रहने की जगह अच्छी तरह से व्यवस्थित हो, इसीलिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस धनराशि से पुलिस कर्मियों के लिए उनके घर बनाए जाएंगे। देहरादून स्थित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है। इस वर्ष भी जैसा अभी बताया गया 4 करोड़ और 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे चारों धामों में हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर देश और दुनिया के चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, श्रद्धालु हो,
हमारे राज्य में आते हैं और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी समेत अनेक हमारे महानुभाव, उनके जो प्रवास होते हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, उसको भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाने का काम करते हैं। अभी वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चाक, उसमें भी पुलिस ने अपना योगदान दिया और भी अनेक अवसरों पर पुलिस हर एक उस अवसर पर जहां उसकी जरूरत होती है वहां पर पहुंचती है। उसके लिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा भी करता हूं। हमारा राज्य लगातार प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन हर बार पुलिस ने अपने साहस से, त्वरित कार्रवाई से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का भी काम किया। तो मनाया जाता है शहीद दिवस। हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस मेमोरियल पर शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों के साथ चीनी सैनिकों ने हमला किया। इसमें 10 जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तभी से 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसे पुलिस स्मृति दिवस भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता आमतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल एक साथ परेड करते हैं। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।